रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज की कहानी की बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात जो इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को अंत में बताऊंगा, वो शुरू में बता रहा हूँ। इंसान जब कभी भी अवैध संबंधों में, अपने नशे में, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों में कुछ इस तरीके से अंधा हो जाता है कि उसको सही और गलत कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, बल्कि उसको ऐसा लगता है कि जो वो कर रहा है वो सही है, जो उसने सुना वो सही है, जो वो देख रहा है वो सही है। यानी वो व्यक्ति अपने आप में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी बात पर ही अटल होता है वो व्यक्ति, और उसको ऐसा लगता है कि जो वो कर रहा है वही बात सही है, जो वो देख रहा है वही बात सही है। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि इंसान जब अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने जिस्मानी ख्वाहिशों के लिए जितना आगे बढ़ता जाता है, उसका पीछे लौटना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जैसा कि आज की कहानी के अंदर होता है। ये पूरी कहानी दोस्तों सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि हमारा चैनल पुराने रिदम पे लौट पाए और व्यूज़ पहले के जैसे आने लगे। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, और इसी रायबरेली के अंदर एक गाँव लगता है, दाऊदपुर गाँव। बात कर रहा हूं मैं 21 अगस्त साल 2023 की। अब कहानी थोड़ी पुरानी है, लेकिन इस कहानी के अंदर एक बहुत ज़्यादा बड़ा मैसेज है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दरअसल इसी दाऊदपुर के अंदर 21 अगस्त साल 2023 को सुबह सुबह लोग जब अपने अपने कामों पर जाने के लिए अपने अपने घरों से निकलते हैं, तो जैसे ही गांव के लगभग 100 मीटर दूर पर एक बाग है, उसी बाग के अंदर लोग देखते हैं कुछ संदिग्ध सा कुछ पड़ा हुआ है, एक चादर में लपटा हुआ। लिहाजा लोगों की एक जिज्ञासा इस तरफ जाती है कि आखिरकार ये बाग के अंदर ऐसा क्या पड़ा हुआ है। लोग उस तरफ पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में देखते हैं तो जो लोग भी वहां पर मौजूद थे, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो वहां पर मौजूद था और जिसने उस चीज को देखा, तो उसकी आंखों से आंसू भी आ गए और उसके मुंह से चीख भी निकल गई, क्योंकि ये जो डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी, ये डेड बॉडी किसी और की नहीं थी, बल्कि इसी गांव में रहने वाले मेडीलाल, जिनके पिता, जिनका नाम है सुकरू, उम्र लगभग मेडीलाल की 50 वर्ष के आसपास थी, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। लिहाजा वहां से इस बात की सूचना तुरंत मेडीलाल के बेटे सुनील को दे दी जाती है। बताया जाता है कि तुम्हारे पिता की डेड बॉडी इस तरीके से गांव के बाहर 100 मीटर दूरी पर जो बाग है, उस बाग के अंदर पड़ी हुई मिली है। लिहाजा सुनील तुरंत दौड़कर भागकर वहां पर पहुंचता है। अब तक गांव से लोगों का हुजूम, लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो चुकी थी। लिहाजा वहां से तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि इस तरीके से गांव के एक व्यक्ति मेडीलाल, जिनकी उम्र 50 वर्ष के आसपास है, किसी ने बड़ी बेरहमी के साथ में उनकी हत्या की है। लिहाजा आप जल्दी पहुंच जाइए। अब पुलिस को इस तरीके की सूचना मिलना था। पुलिस वाले तुरंत अपनी गाड़ी लेते हैं और उस गाड़ी में सवार होकर पुलिस की जो पूरी टीम होती है, तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुंच जाती है। सबसे पहले वहां पर जो लोग मौजूद थे, उन सारे लोगों को एकदम से शांति बनाए रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि लोगों के अंदर आक्रोश था। डेड बॉडी की पुलिस वाले समीक्षा करते हैं तो पता ये चलता है कि डेड बॉडी जिस अवस्था में थी कि शायद इस व्यक्ति मेडीलाल की किसी भारी भरकम चीज से पीट पीट कर हत्या की गई है, और इसके गले को भी शायद दबाया गया है। लिहाजा पुलिस वाले सोचते हैं कि बाकी की जो चीज़ें होंगी वो पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएंगी, लेकिन इतना साफ है कि हाँ, मेडीलाल की हत्या हुई है। लिहाजा पुलिस वाले अब डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर जो बेटा सुनील था, उस सुनील से पूछताछ की जाती है। पूछा जाता है कि तुम्हारे पिता की किसी से कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश थी, किसी से कोई पैसों का लेन देन, कोई झगड़ा, कोई ज़मीनी विवाद? तो सुनील कहता है कि नहीं साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारे पिता घर से आखिरकार कब निकले थे, क्या तुम्हें इसके बारे में कोई जानकारी है? तो सुनील कहता है कि उसके जो पिता हैं, ये गांव में ही एक महिला के साथ में रहा करते थे, जिसका नाम था गीता, और उसी के यहाँ पे थे, उसी के यहाँ अक्सर इनका आना जाना होता था। लिहाजा मुझे नहीं पता, हो सकता है कि उनके यहाँ गए हुए हैं और उसके बाद में सब कुछ चीज़ें हो गई हैं। लेकिन अब गीता से इस तरीके से ये भी नहीं कहा जा सकता कि तुमने मेडीलाल की हत्या कर दी है। लिहाजा पुलिस वाले अब गीता को बुलाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। गीता मना कर देती है, कहती है कि वो तो कल रात यहाँ पर आई नहीं। अब आस पड़ोस के जितने भी लोग थे, उन सारे ही आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है। लोगों से पूछा जाता है कि तुम मेडीलाल के कत्ल के बारे में कुछ जानते हो? क्या तुमने लास्ट टाइम मेडीलाल को देखा था और कब देखा था, कहाँ देखा था?
तो कुछ लोग पुलिस को ऐसी बातें बताते हैं जिसे सुनने के बाद में पुलिस का जो शक था वो शक यकीन में बदल जाता है। दरअसल कुछ लोग पुलिस को ये बताते हैं कि जो मेडीलाल है उसका गीता नाम की महिला के साथ में अवैध संबंध पिछले कुछ सालों से चल रहा है और मेडीलाल गीता के साथ में खुलकर गांव वालों के सामने ही उसके साथ रह रहा है, कोई परेशानी नहीं, कोई विवाद नहीं है। अब पुलिस वाले समझते हैं कि जब गीता के साथ में कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, तो आखिरकार हत्या क्यों हो जाएगी। लिहाजा पुलिस वाले अब इस मामले में थोड़ा सा अंदर जाते हैं, मुखबिर एक्टिव करते हैं। और जब पुलिस वाले इस गांव के अंदर अपनी मुखबिर एक्टिव करते हैं तो पुलिस वालों को जो बातें पता चलती हैं वो ये थी कि मेडीलाल जिस महिला गीता के साथ में रहा करता था, अक्सर गीता से उसका झगड़ा हुआ करता था। अब झगड़ा किस बात हो रहा है ये नहीं पता, लिहाजा पुलिस वालों का शक जो था सीधा गीता के ऊपर जाता है और गीता को पूछताछ के लिए पुलिस थाने बुलाया जाता है। पुलिस थाने बुलाने के बाद में गीता से पूछताछ की जाती है, क्या तुम्हारे रिश्ते मेडीलाल के साथ में थे। गीता भी खुल के एक्सेप्ट करती है कि हाँ, मेडीलाल के साथ में मेरे रिलेशन थे, मैं उसके साथ रहा करती थी, सारी चीज़ें हमारे बीच में हुई हैं, फिजिकल हुए हैं। लेकिन फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार तुम ये बताओ कि तुमने आखिरकार मेडीलाल की हत्या क्यों की। अब जब ये बात गीता सुनती है उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वो पुलिस वालों से कहती है कि तुम ये किस तरीके की बात कर रहे हो, मेडीलाल से मेरे रिलेशन ज़रूर थे लेकिन मेडीलाल की हत्या में मेरा कोई लेना देना नहीं है, न मेरा कोई हाथ है, न मैंने इस हत्या को अंजाम दिया है, और तुम ये कैसे कह सकते हो कि आखिरकार मैंने मेडीलाल की हत्या की है। पुलिस वाले कहते हैं कि देखो, अक्सर तुम्हारे और मेडीलाल के बीच में झगड़ा हुआ करता था और कल रात मेडीलाल की जो लोकेशन है वो तुम्हारे घर के आसपास ही मिली थी, तो ये जाहिर सी बात है कि मेडीलाल तुम्हारे घर के आसपास आया होगा। पुलिस वालों ने यहाँ पर महज एक जाल फेंका था। अच्छा, जैसे ही पुलिस वाले ये बात कहते हैं तो गीता कहती है कि साहब, हत्या मैंने ही की है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अब गीता की आंखों से आंसू टपटपाने लगते हैं। गीता कहती है कि साहब, अगर मैं हत्या नहीं करती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि देखो, तुम ऑलरेडी उसके साथ में अवैध संबंधों में थी, इससे बड़ा क्या अनर्थ हो सकता था। तो गीता बताती है कि कुछ समय पहले जब उसकी मुलाकात मेडीलाल से होती है, दोनों के बीच में दोस्ती होती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है, प्यार नजदीकियों में बदलता है। अब आए दिन जब इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती, आए दिन जब इन दोनों को एक दूसरे के जिस्मानी ताल्लुकात बनाने की जरूरत पड़ती, ये दोनों एक दूसरे से मिला करते, मुलाकातें किया करते थे। लेकिन मेडीलाल, जिसकी उम्र 50 वर्ष के आसपास है, वो अक्सर गीता के घर जब भी आया करता था तो वो शराब के नशे में आया करता था। और गीता की एक बेटी थी जिसकी उम्र 19 साल के आसपास थी। मेडीलाल जब शराब के नशे में वहां पर आया करता था तो गीता की जो बेटी थी 19 साल की, उसके ऊपर भी गंदी नजर रखना शुरू करता है। वो कई बार गीता से भी इस बारे में बात करता है, लेकिन गीता मेडीलाल को डांटते और डपकारते हुए कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मेरे साथ भी रिलेशन में हो, मेरी बेटी के साथ भी ये सब कुछ करना चाहते हो। लेकिन मेडीलाल शायद अपनी बातों से, अपनी आदत से मजबूर था, और जब भी शराब के नशे में आता तो वो उसकी बेटी के साथ में गलत हरकतें करने की कोशिश करता, उसका शारीरिक शोषण करने की कोशिश करता, उसके साथ में जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता। और इसी 20 अगस्त साल 2023 को जब मेडीलाल उसकी बेटी से सुबह सुबह गलत काम करने की कोशिश कर रहा होता है तो उस समय तो गीता अपनी बेटी के सामने कुछ नहीं कहती है। लेकिन जब मेडीलाल वहां से चला जाता है तो गीता अपनी बेटी से बात करती है, कहती है कि अब वक्त आ गया है कि हमें मेडीलाल को रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसलिए गीता शाम को कॉल कर मेडीलाल को अपने घर के पीछे वाले दरवाजे पर बुलाती है, और वहां पर बुलाने के बाद में दोनों माँ बेटी लाठी और डंडों से पीट कर बड़ी ही बेरहमी के साथ में मेडीलाल की हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद में उसके शव को एक चादर में लपेटते हैं, और चादर में लपेटने के बाद में गांव से बाहर 100 मीटर दूरी पर जो बाग है उसी बाग के अंदर फेंक आते हैं। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने जब इस पूरे केस का खुलासा किया तो कुछ लोग तो ऐसे थे कि माँ बेटी ने बिल्कुल सही किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कानून को एक तरीके से, जिस तरीके से मानना चाहिए उसी तरीके से मानने थे, और वो लोग ये कह रहे थे कि गीता और उसकी बेटी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। बहरहाल दोस्तों, मेडीलाल जिसने अपनी जान गंवा दी सिर्फ और सिर्फ अपनी आदतों की वजह से, अपने अवैध संबंधों की नशे की वजह से। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि इस पूरी घटना के अंदर सबसे बड़ी गलती किसकी है। और कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कुछ कमेंट्स आए थे उसमें पहला कमेंट्स है असलम असलम का, लिखते हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भाई, आप मेरे बड़े भाई जैसे हो। तो असलम असलम जी मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, आपका सुनाने का अंदाज़ बहुत ही लाजवाब है मेरे भाई, और मेहनत करते रहिए मेरे भाई, कामयाबी इंशाअल्लाह जल्द आपको मिलेगी। मैं दुबई में रहकर आपकी कहानियाँ सुनता हूँ। तो हसीबुल अंसारी जी मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असलम असलम है, लिखते हैं आई लव यू मलिक भाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। इरशाद मंसूरी कमेंट्स करते हैं, खान अकील हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, नाइस स्टोरी, अल्लाह आपको सलामत रखे, तो मेरे भाई शुक्रिया।
विनोद उपाध्याय लिखते हैं सच में आपकी कहानियाँ दिल को छू जाती हैं मलिक जी, कुछ फंटास्टिक, सब कुछ फंटास्टिक। तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। हिराना मगर हैं लिखते हैं पता नहीं लोग आजकल क्या कर रहे हैं, दुख की बात है। खैर शुक्रिया आपका, काफ़ी दिनों में आई हैं आप। और सरफराज सिद्दीकी हैं लिखते हैं नाइस, तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया। मोइन है लिखते हैं ओके भाई थैंक यू, मालेगांव महाराष्ट्र से कहानी सुनते हैं, तो शुक्रिया मेरे भाई आपने मुझे समझा। परवेज़ अहमद जी कमेंट्स करते हैं शुक्रिया। महमूद शेख हैं और ये लिखते हैं मैं भी रोज़ आपकी कहानियाँ सुनता हूँ लेकिन कमेंट्स नहीं करता। इनका नाम है महमूद आलम शेख। तो महमूद आलम शेख जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज सिद्दीकी लिखते हैं सुपर भाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद उपाध्याय लिखते हैं आपकी कोशिश सच में लाजवाब है मलिक भाई, तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। इंडिया लिखते हैं नाजायज़ ताल्लुकात सबको अच्छे लगते हैं लेकिन अंजाम बहुत बुरा होता है दुनिया में और आखिरत में, दोनों जगह। बहुत बहुत शुक्रिया। रशपाल हैं लिखते हैं वेरी गुड स्टोरी ब्रो, तो रशपाल जी शुक्रिया। उसके बाद में मरियम मेरा हरियाणा करके आइडिया लिखते हैं मैं डेली स्टोरी, मलिक भाई डेली स्टोरी डालो चाहे पुरानी डालो, मैं मेरे सभी को वर्कर को आपका चैनल लिंक सेंड करूंगा, मैं नरेश हरियाणा से। तो नरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में बेचैन गौंड है लिखते हैं शोएब भाई बीच में आपकी कहानी आनी बंद हो गई क्या? हाँ बीच में कहानी बंद हो गई थी लेकिन अब लगभग 1 महीना हो चुका है, सारी कहानियाँ रेगुलर हैं। सुनील त्यागी हैं लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादी वर्मा लिखती हैं 1 गिलास ग्लूकोज मेरी तरफ से भैया, शुक्रिया आपका। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं नाजायज़ ताल्लुकात हमेशा गलत होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो आज के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों गर्मी में बैठकर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, पंखा भी नहीं चलाना पड़ता क्योंकि माइक में फिर सरसर की आवाज़ आती है। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि कमेंट्स और लाइक ज़रूर किया करें। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।